प्यारे साथियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में ओम साईं भास्कर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण में सबसे जो वर्ण है, अक्षर है, उसके बारे में जानने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण का सभी वीडियोज आपके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका कि वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में जो है वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा है। अगर कोई पूछ दे कि वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण जो है किसे कहते हैं तो वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े या खंडन ना हो सके, यानी कि वर्ण के हम ना टुकड़े कर सकते हैं ना उसके खंड कर सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसे अक्षर भी कहते हैं। जैसे आपका अक्षर है अ आ इ ई क ख ग घ ञ, जो भी है ये सब उदाहरण के तौर पे अक्षर दिए हैं। अब हम क को बोलते हैं तो वास्तव में क में क्या जुड़ा रहता है, क आधा क रहता है प्लस उसके बाद से और आता है तब क होता है। तो ये है, यानी कि इससे अधिक हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि अ को हम नहीं तोड़ सकते हैं, आधा क को नहीं तोड़ सकते हैं। तो यही सब क्या है, वर्ण हैं। और ये वर्ण जब मिलते हैं आप अपर लेवल जाएंगे तो जब वर्ण जो आपस में मिलते हैं तब वो अक्षर बनता है आपका क। ठीक है, तो ये अक्षर बनता है। तो सामान्य रूप से अभी हम यही पढ़ते हैं कि वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णमाला जो है आपका कि वर्णों का जो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह का कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। यानी कि वर्णों का जैसे राम घर जाता है, तो ये एक क्रमबद्ध समूह है, इसका मतलब व्यवस्थित समूह है। अगर इसी को हम इसको लिख दें दूसरे तौर पे कि है घर राम जाता, तो ये इसका क्रमबद्ध समूह नहीं है, क्रमबद्ध ये समूह नहीं है। ये कोई मतलब सेंटेंस नहीं बन रहा है घर राम जाता, चाहे इसको कैसे भी घुमा कर आप लिख दीजिए। यानी कि वर्ण जो हो उसका क्रमबद्ध समूह व्यवस्थित रूप होना चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए, उसी को वर्णमाला कहते हैं। अब देख लीजिए कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर पूछा गया जाए कि वर्णमाला में, हिंदी मानक वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब वर्ण के भेद पूछा जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हिंदी व्याकरण में वर्ण मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण जो है दो भागों में होता है। पहला है आपका स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। दूसरा जो है व्यंजन होता है। तो आपको देख सकते हैं ये स्वर है और व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। स्वर जो है आपका, स्वर किसे कहते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता हो उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे कि आपका अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, यानी कि स्वरों की संख्या अगर कुल पूछ दे तो 11 होती है आपका स्वरों की संख्या। अब देखिए स्वर के भेद हैं कितने। तो स्वर के अगर भेद की बात की जाए कि स्वर के भेद कितने हैं, तो स्वर के भेद 3 हैं। स्वर के भेद 3 हैं। पहला है आपका ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यानी कि ये 3 स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसको देख सकते हैं ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं। इसको देखते हैं कि आपका ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर
जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। नाम से ही स्पष्ट है ह्रस्व। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा। ह्रस्व मीन्स छोटा। तो जिसके उच्चारण में जो है बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगर ह्रस्व स्वरों की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो अ, ई, उ और इ होते हैं। जबकि दीर्घ स्वर जो है आपका, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना, यानी कि दीर्घ में क्या होता है कि ह्रस्व जो होता है इसके ये दुगुना हो जाता है, दुगुना समय लगता है, ह्रस्व के दुगुना समय लगता है। ये 7 होते हैं। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये इस प्रकार दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुत स्वर की बात की जाए तो प्लुत स्वर आपके जो होते हैं, प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे, यानी कि ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में 2 मात्राओं का समय लगता है, दुगुना लगता है, और प्लुत में 3 गुना समय लगता है। प्लुत में क्या होता है? 3 गुना समय लगता है। तो जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, जैसे कि पुकारने में जैसे ओम बोलते हैं, ओम कहते हैं ऐसे, तो इनमें 3 मात्राएं होती हैं, ओ, ईम, ओ, ईम, ऐसे 3 मात्राएं होती है, ओ, ईम, ठीक है। तो ऐसे इसको 3 मात्राएं इसमें होती है ओम में। नोट देख लेते हैं। अयोग वाक कौन कौन से होते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाक कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अंग होता है, और विसर्ग क्या होता है? अ होता है। तो इनको अयोग वाक कहा जाता है। इन शब्दों को अयोग वाक कहा जाता है। ये न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, लेकिन लेखन में इनका उपयोग स्वरों के साथ होता है। आप लोग देखे होंगे कि स्वरों के साथ, जबकि 11 दिया है, जब प्रयोग किए जाएंगे तो टोटल 13 अक्षर और आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। चलिए अब व्यंजनों को देख लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन देख लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन देख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाए, यानी कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे अक्षर की सहायता ली जाए, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे क बोलना है तो क बोलने के लिए हमको अ की ज़रूरत पड़ती है। अ की, क प्लस अ, आधा क प्लस अ बराबर आपका बनता है क बनता है। तो ये हो गया आपका। तो इसको बोलने के लिए हमको दूसरे वर्ण की ज़रूरत पड़ी है, यानी अ की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए इसे हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए व्यंजनों की अगर संख्या की बात की जाए तो वो 33 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है, लेकिन कुल मिलाकर ये अधिक भी होते हैं। आप देखिए व्यंजन के मुख्य भेद। व्यंजन के मुख्य भेद कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। जो व्यंजन के मुख्य भेद हैं इनको हम जान लेते हैं कि व्यंजन के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। व्यंजन के मुख्य भेद को जान लेते हैं। चलिए व्यंजन का मुख्य भेद देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो व्यंजन के मुख्य भेद, व्यंजनों का प्रकार, परिभाषा, वर्ण, कुल संख्या सब इसमें दिया गया है आपका। इसको देख लेते हैं। व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन है, यानी कि स्पर्श व्यंजन जो किसी स्पर्श से बोले जाते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसके स्पर्श से जो बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर प वर्ग तक, यानी कि क से म तक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। जैसे क का मतलब क वर्ग होता है। क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत अब कहा जाएगा क, ख, ग, क, ख, ग, घ और अंग, ये क वर्ग हो जाएगा। फिर इसी प्रकार च, छ, ज, झ और इ, ये हो गया ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये हो गया आपका, यानी कि ये च वर्ग हो गया, च वर्ग, और ये हो गया ट वर्ग, ट वर्ग हो गया। इसी प्रकार आपका 2 ठो और है। तो थ द धन, त थ द ध न, ये त वर्ग हो गया।
और एक लास्ट बच गया प वर्ग, तो ये हो जाएगा प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार जो ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हो गई, एक में 5 ठो है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो 5 ठो लाइन है आपका, तो 5 पचे 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी हो गई आपकी, 25 हो गई। चलिए इसको आगे देख लेंगे। आगे अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठ के परस्पर सटने से होता है पर पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एक तरफ से अंतस्थ व्यंजन मतलब कि हम जब बोलते हैं तो ये हमारे अंदर से निकलते हैं, यानी कि य, र, ल, व जो भी है ये 4 हैं, 4 होते हैं, य, र, ल, व, य, र, ल, य, र, य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। ये चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं तो ये हमारे अंदर से निकलते हैं। ये जो व्यंजन है ये अंदर थोड़ा सा फील कराते हैं, तो इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आप इसमें परिभाषा देख सकते हैं कि हल्का सा स्पर्श होता है। उसके बाद से उसमें व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह से घर्षण होकर हवा गर्म बाहर निकलती है, अर्थात ये जो है आपका कि उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, तो उष्मा का मतलब क्या होता है, उष्मा का मतलब होता है गर्मी। यानी कि जब हम बोलते हैं इन व्यंजनों का, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलता है वो कैसा होता है, गर्म होता है। वो हवा कैसा होता है, गर्म होता है आपका, गर्म हवा गर्म होता है। जैसे स, ख, श, ह जब बोलेंगे और हाथ उसको अपने मुख पे लगा कर देखेंगे तो श, ख, श, ह जब भी बोलेंगे श, इसको ख पढ़ते हैं, श और ह जब भी बोलेंगे तो हमारे मुख से जो है गर्म वायु बाहर निकलती है। इसीलिए इसी कारण से इनको हम उसमें व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। उसके बाद से संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन आपका जो होता है, संयुक्त व्यंजन जो होता है आपका 2 या 2 से अलग व्यंजनों के मेल से बनता है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क आधा क प्लस स बराबर मिलकर बनता है आपका स से छतरी वाला छ, उसके बाद से आधा त प्लस र बराबर मिलकर बनता है त्र। उसके बाद से ज्ञ जो है ज आधा ज प्लस इं आधा ज प्लस इं बराबर मिल के बनता है आपका ज्ञ बनता है। उसके बाद से स्र वाला है, श्री में जो स्र लगता है तो ये बनता है स प्लस र से, स आधा स प्लस र, इससे मिलकर आपका स्र बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं क्योंकि 2 अलग अलग व्यंजन इसमें प्रयोग किए गए हैं। देख सकते हैं आपकी यहाँ पे क है, यह भी व्यंजन है, स यह भी व्यंजन है, तो इसमें 2 व्यंजन प्रयुक्त किए गए हैं, यानी कि 2 अलग अलग व्यंजन के मेल से जो संयुक्त व्यंजन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका द्विगुण व्यंजन या द्वित व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन, सब एक ही का नाम है आपका। यानी कि ये आपका ढ़ और ढ इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे पढ़ना सड़क, लोढ़ा, घोड़ा, तो ये जब प्रयोग होता है सब यहाँ पे ये सब प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं आपका जो है, या उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब है आपका 52 वर्णों का पूरा हिसाब देख लेते हैं कि 52 वर्ण जो है कैसे कैसे होते हैं, इनकी गणना कर लेते हैं। स्वर जो होते हैं 11 ठो होते हैं, स्वर 11 होते हैं, 2 ठो अयोगवाह होते हैं 11, 2 13। उसके बाद से 25 ठो स्पर्श व्यंजन जो क से म तक कभी बताए हैं, 4 ठो अंतस्थ व्यंजन बताए हैं आपको। उसके बाद से 4 ठो अभी बताए हैं कि उसमें व्यंजन भी 4 ठो होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 ठो होते हैं। द्विगुण व्यंजन यानी कि द्वित व्यंजन, जिन्हें द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, ये भी आपका 2 ठो होता है। टोटल हिसाब अगर देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 52। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 52 वर्ण कैसे होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया कीजिए ताकि आपको भी कुछ उससे लाभ मिले और दूसरों को भी उससे कुछ लाभ मिल जाए। चलिए देखते हैं आगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर, जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो उनको देख लेते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को उच्चारण के आधार पर बांटा गया है, वह मुंह से किस हिस्से से बोले जाते हैं इसको याद कर लेते हैं। जैसे कंठस्थ व्यंजन, कंठस्थ व्यंजन काहे कहा जाता है? ये वर्णों को रखने का एक वैज्ञानिक तरीका इसको माना जाता है। ये मनोवैज्ञानिक तरीका माना जाता है, वैज्ञानिक तरीका। ये वर्णों को वर्ण क्रम में सही से रखने का वैज्ञानिक तरीका है। जैसे कि सबसे पहले जब हम क बोलते हैं तो जो ध्वनि है वो कहाँ से आती है? तो हमारे कंठ से होते हुए आती है, यानी कि क जो है कंठ से होते हुए निकलती है। तो जो कंठ से ध्वनियाँ हमारे निकलती हैं, यानी हमारे कंठ में झंझनाहट पैदा करती हैं बोलते समय, उन्हें कंठस्थ व्यंजन या कंठ से निकलने वाले व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क ख ग घ अंग और ह भी आता है। उसके बाद से विसर्ग भी आता है। ये आपका कुछ इसमें स्वर्ग भी आ जाते हैं। अगर अक्षरों की बात की जाए तो अक्षर है अ आ, ये भी अक्षर जो है कंठ से निकलते हैं। तो यानी कि पूछ देगा कि कंठस्थ वर्ण कौन से हैं, कंठस्थ वर्ण कौन से हैं? तो अ है, आ है, क वर्ग का पूरा समूह क ख ग घ अंग है। उसके बाद से ह है, फिर विसर्ग आपका आ जाता है। विसर्ग भी आपका कंठस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। उसके बाद से कंठ से आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है तालु। जब कंठ से ध्वनि आगे निकल कर आएगी कंठ से तो आपका तालु पड़ता है, तो उसे तालव्य व्यंजन, यानी कि ये जो जिह्वा हमारी है, जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है। इन वर्णों को बोलते समय जो जीभ हमारी है तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आपका आता है। तालव्य व्यंजन में जो है आपका, तालव्य व्यंजन में है आपका कि ई ई ई च वर्ग पूरा च छ ज झ इ। जब आप बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है ऊपर जो तालु में जाकर चिपकेगी, य अस, ठीक है, तो ऊपर जाकर आपका चिपकेगी, तो इसी को आपको कहते हैं तालव्य व्यंजन। ये तालु से चिपकती है हमारी जीभ, इसीलिए इनको तालव्य व्यंजन कहा गया है। मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? मूर्धा या मसूड़ों से, मसूड़ों से यानी कि आपका जो जीभ है मसूड़ों पे टकराएगी जाकर, यानी कि आपकी जीभ, अगर इसको याद करना है तो एक तरफ से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपकी जीभ मुड़ जाती है, मुड़कर फिर बाहर की तरफ वो मतलब कि फेंकती है। तो देख लीजिए मूर्धन्य व्यंजन मतलब मुड़ जाना, जीभ का मुड़ जाना। जहाँ पे जीभ मुड़ जाती है समझो वहाँ मूर्धन्य व्यंजन है, यानी कि ये जीभ आपका मुड़कर मसूड़ों से टकराती है तो मूर्धन्य व्यंजन है। जैसे री बोलेंगे तो जीभ आपकी मुड़ जाएगी। ट वर्ग वाला जितना भी बोलेंगे ट ठ ड ढ, तो ये जो भी है आपका जीभ मुड़कर बार बार मसूड़ों से टकराएगी। उसके बाद से र अश, तो ये भी जीभ इसमें मुड़ जाती है। तो इस प्रकार जो व्यंजन होते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद से दंत व्यंजन जो दांतों से स्पर्श होता है। आप जब बोलेंगे तो ये जिह्वा जो है, आपकी जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करेगी। जैसे त वर्ग का पूरा है त थ द ध न, जब बार बोलेंगे, जितने बार बोलेंगे आप उतने बार आपकी जीभ दांतों से टकराएगी। तो ये जो है इसीलिए इनको दंत व्यंजन कहते हैं, यानी कि दंत व्यंजन कहते हैं। ल अस ये भी बोलते हैं तो आपके दांतों से जीभ स्पर्श करती है, तो इसलिए दंत व्यंजन हो गया। ओष्ठ व्यंजन क्या होता है? ओष्ठ व्यंजन जो होता है आपका कि जब भी आप प फ ब भ बोलेंगे तो आपके दोनों ओठ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ओठ दोनों चिपक जाते हैं। कभी आप ट्राई कीजिएगा कि प को बिना ओठों को चिपकाए बोल कर देखिएगा। प फ ब जितने भी वर्ण हैं ये, इनको आप बिना अपने होठों को चिपकाए बोल कर देखिएगा, इसको आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ट्राई करके आप देख लीजिएगा कि खुद बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए, तो प यानी कि ये हमारी जो ओठ जो हैं दोनों आपस में चिपक जाते हैं, इसीलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। अब कंठ से आवाज़ आई तालु तक, तालु से आई
मूर्धा तक, और मूर्धा से आया दंत तक, अब दंत से बाहर निकल गया ओष्ठ तक। अब है कंठ तालव्य, कंठ और तालु, यानी जो कंठ और तालु, जिसको बोलने में कंठ एवं तालु दोनों की सहायता ली जाए उन्हें कंठ तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ए ऐ, और जिसको बोलने में कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाए उनको क्या कहते हैं, तो कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं। कंठोष्ठ व्यंजन जो होता है कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, यानी कि ओ और औ। उसके बाद से दंतोष्ठ व्यंजन में जो है एक ही आता है आपका, वह आता है जो दांत और होठों से बोला जाता है, दंतोष्ठ व्यंजन। अब चलिए देख लेते हैं आपका कि वायु प्रक्षेप प्रारदत्व के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उनको देख लेते हैं। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में मुख से कम हवा बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि हर एक वर्णमाला का, अल्प प्राण मतलब हर एक वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अल्प प्राण व्यंजन में आपका हर वर्णमाला जैसे क, ख, ग, घ और अंग, यानी कि इसी प्रकार है आपका प, फ, ब, भ, म, छ, छ, ज, झ जो भी है स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं आप उनको देख लीजिएगा। इस एक को बता दे रहे हैं कि क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा, जो पांचवा है, पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण व्यंजन क्या होता है आपका, तो महाप्राण जो होता है दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। यानी कि जिसके उच्चारण में अधिक हवा ह जैसी ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें उसमें व्यंजन भी आ जाता है आपका, महाप्राण व्यंजन में श, ख, श जो उसमें व्यंजन है ये भी आ जाता है। और अल्प प्राण में इसको याद रखने का एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। जैसे अल्प लिखा है, अल्प, अब अल्प में कितना अक्षर है, एगो, ठीक है, 2 ठो और 3 ठो, यानी कि 1 और 3 तो यहाँ से आ गया, 1 और 3, और उसके बाद से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 1 3 5, यानी कि 2 ठो यहाँ पे प्राण है, ये प्राण है। पहले अ को लेंगे तो 1, उसके बाद से अल्प को लेंगे तो 2, उसके बाद से प्राण मिला लेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि अल्प प्राण में टोटल 5 अक्षर हैं आपके। तो ये इससे याद कर सकते हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा। इसी प्रकार देख लेते हैं महाप्राण में कितने अक्षर हैं, 2, और टोटल अक्षर कितना है, तो 4। तो दूसरा और चौथा जो हो गया आपका ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त स, ख, श यानी कि उसमें व्यंजन भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अतः आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही व्याकरण की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।